नमस्कार सभी को। क्या वार हो गया आज? गुरुवार, शुक्र, शनिवार। आज के अलावा आपके पास 2 दिन और है ना? 3 बजे पेपर है संडे को। संडे वाला दिन भी आपके पास ही है। वैसे तो सारे दिन आपके पास ही है। सिलेबस नहीं बढ़ाएंगे, सिलेबस मैंने पेपर ही बना दिया, टाइप ही हो गया होगा। ध्यान देना है आपको। पेपर में 2 चीजें आपके पास में, एक तो एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक। एक तो है एस ब्लॉक और एक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैंने टेस्ट में प्रश्न दिए हैं 13। कितने? डीपीपी में से 13 के 13 प्रश्न। 13 के, हाँ, 13 के 13 प्रश्न कहां से है? डीपीपी में से। ठीक है, हैं? ऑप्शन एक प्रश्न में इधर उधर है, एक प्रश्न में इधर उधर ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी क्या है? सेम है। हैं? 13 ही सही रहेगा। बहुत अच्छी बात है, 13 तो सही कर देगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन बच गए? 27। 27 क्वेश्चन जो है वो एस ब्लॉक से है। किससे है? एस ब्लॉक से। पर ये मत सोचना कि एस ब्लॉक में तो सरल होंगे, है हम कर देंगे। बनाए हुए प्रश्न है, डीपीपी में से नहीं है ये प्रश्न। ठीक है ना, बनाए हुए। हाँ, पी ब्लॉक कहां से दिया मैंने? डीपीपी में से दिया है। एस ब्लॉक के 27 प्रश्न है, वो बनाए हुए प्रश्न है, लैंग्वेज आधारित अच्छे प्रश्न है। देखते हैं कितने प्रश्न आपसे है। पी में 13 प्रश्न डीपीपी में से है। वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18, यानी 6 डीपीपी तो यही होगी। 6 डीपीपी होगी ना? 6 नहीं तो 4 है। इन 4 डीपीपी में से कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एस ब्लॉक के कितने क्वेश्चन है? 27। इसमें 27 में लगभग 4 क्वेश्चन आपको डीपीपी में से मिलेंगे, बाकी 23 प्रश्न अच्छे अच्छे बनाए हुए प्रश्न है। ठीक है, और ये बच गए जो 23% है ना, 4% को इनमें से छोड़ करके 4% जो 23% है, वो आप एस ब्लॉक को गहनता से पढ़ोगे तब जाकर के आपको पता लगेगा। क्लियर है? समझ गए? मतलब एस ब्लॉक को अच्छे से पढ़ना है, एस ब्लॉक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब तो है नहीं। ये कल पढ़ लिया था हमने, पढ़ लिया था ना? कल कौन कौन नहीं आया था? कल कौन नहीं आया था? सर्दी लग रही है? उतार लो इसको, मुंह से आगे से दूर कर दो। क्लास में बैठे हो आप, हैं? बस में थोड़ी बैठे हो, क्लास में बैठे हो, है ना? क्लास के माहौल में बैठा करो। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। आज क्लास जाकर के, कल वाली क्लास देखी थी? कल वाली क्लास देखी थी? नहीं देखी? आज देखना। डी ब्लॉक तत्वों में जो रंग है वो क्यों उत्पन्न होते हैं, या ये रंगीन यौगिक क्यों देते हैं? तो इसका मेन कारण है डी डी संक्रमण। मेन कारण क्या है? डी डी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या पाया जाता है? संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण ये यौगिक जो है
रंगीन यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रश्न आ जाए, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी डी संक्रमण इनके अंदर पाया जाता है। डी डी संक्रमण इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए रंगीन यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था। कॉपर सल्फेट .5H2O को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा कहते हैं, नीला कशिश या नीला थोथा कहा जाता है। ऐसे संक्रमण तत्व या आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 होता है या D0 होता है, D10 होता है या D0 होता है, वो सामान्यतः कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं, रंगहीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिनमें से हमने पढ़ा था स्केडियम 3+, टाइटेनियम 4+, और जिंक 2+ और कॉपर प्लस। ठीक है, इनको आयनिक करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन NS उपकोष से बाहर निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद में देखने डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन, और नहीं है तो रंगहीन। ठीक है, देखो इधर D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्केडियम 3+ और टाइटेनियम 4 का होता है। ठीक है, इसलिए ये याद रखना, क्या बनाते हैं, रंगहीन यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा डीपली यहाँ दिया गया है कि ये कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, नीला। हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना नीला एक रंगीन है। नीला एक क्या है, रंगीन है। रंग है ना नीला, हाँ तो रंगीन हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब है D1 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो याद रखना कैसा होगा, नीला या रंगीन होगा। नीला या क्या होगा, रंगीन होगा। D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, वेनेडियम 4 का भी है, इसलिए ये भी क्या है, रंगीन यानी नीला है। ठीक है, अब अगर आपकी रट्टाफिकेशन अच्छी है, आप रट सकते हो, तो ध्यान देना है इधर। ये आयनिक अवस्था लिखी हुई है, ये भी क्या लिखी हुई है, आयनिक अवस्था लिखी हुई है। ठीक है, और ये भी क्या है सब, ये आयनिक अवस्था है। पेपर में कोई इनमें से एक आयन मिलेगा आपको, क्लियर है। मेन जो पेपर होगा ना, इनमें से एक आयन मिलेगा, इनमें से एक आयन मिलेगा, और इनमें से क्या मिलेगा, एक आयन मिलेगा, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा रंगीन है, कौन सा रंगहीन है। क्लियर है, कौन सा रंगीन है और कौन सा रंगहीन है। अगर आपको ये रट्टाफिकेशन याद है तब तो आप बता दोगे, और निकालने का तरीका याद है तो भी आप बता दोगे। रट तो सकते नहीं आप इनको, ठीक है ना। तरीका मैंने कल आपको बताया था ना। एक बार और थोड़ी अपन प्रैक्टिस करके देखते हैं। कॉपर प्लस टू, पहले तो इसको आपको निकाल करके देखना है कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। उसके बाद में आपको बताना है रंगीन होगा या रंगहीन होगा। करके देखो, अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा करवा दूंगा, और नहीं भूले, याद है अच्छी तरीके से, तो फिर करके देखो आप। प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, रंगीन है या रंगहीन है। हाँ, अरे कर लो, एक ही प्रश्न करवाऊंगा मैं, दूसरा नहीं करवाऊंगा। है लिखा हुआ ही है, क्या लिखा हुआ है, नीला। हाँ तो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तो नहीं लिखा हुआ, अनुचुंबकीय है। ठीक है, अच्छी बात है, अभी इन्होंने बता दिया। अब चले आगे फिर। सबको आता है, करवाऊं, नहीं करवाने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है। चलो, जो नहीं आए थे वो देख लेना, ध्यान देना है आपको। कॉपर प्लस टू, आपको देखना है पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नंबर पे आता है, कॉपर 29 पे आता है ना।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s क्या होता है 1, 3d10 4s 1 होता है ना। आपको नियम का अपवाद है, होता तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 और 4s2, लेकिन इसको फुलफिल करना होता है डी उपकोष को, इसलिए अपन लिखते हैं क्या 3d10 और 4s क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। अब कॉपर क्या है +2 है, कॉपर +2 है, इसका मतलब आयनिक अवस्था में लेके जाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको s वाला निकालना पड़ेगा। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10। अभी बना ये कॉपर +1, क्या बना कॉपर +1। कॉपर +1 जो है वो रंगहीन होगा या रंगीन होगा, रंगहीन होगा। क्या होगा रंगहीन होगा। अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, ये बन जाएगा कॉपर +2, यानी अब बन गया ये क्या 3d9, क्या बन गया ये 3d9। और 3d9 में आप d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 कक्षक 2 कक्षक 3 कक्षक 4 कक्षक और एक ये 5। पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये बच गया आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है रंगीन यौगिकों का क्या करेगा ये निर्माण करेगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी अनुचुंबकीय। कैसी होगी अनुचुंबकीय। क्लियर है। उत्प्रेरकीय गुणधर्म, उत्प्रेरकीय गुणधर्म मिल गया। चलो, डी ब्लॉक के तत्व जो है सामान्यतः उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। किस रूप में काम में लिए जाते हैं उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब समझते हो क्या, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले, सही है? यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया को क्या करते हैं ये प्रभावित करते हैं। या तो अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, या अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे कम कर देंगे। ऐसे कारक क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इनके रूप में अपन काम में लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इनका सतही क्षेत्रफल क्या होता है अधिक होता है, तथा परिवर्तनशील क्या दर्शाते हैं ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस कारण अपन डी ब्लॉक के तत्वों को किस रूप में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब कुछ उत्प्रेरक के रूप में काम आने वाले डी ब्लॉक के तत्व लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है उसके अंदर डी ब्लॉक के तत्वों में एक तो काम आता है कौन आयरन, और एक काम आता है मोलिब्डेनम। एक आयरन और एक क्या आता है मोलिब्डेनम। और ये कौन सी विधि है ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के अंदर लोहा और मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ये ओस्टवाल्ड तन्नुता विधि बताओ, ओस्टवाल्ड पढ़ के आए हो आप, पी ब्लॉक में HNO3 निर्माण की विधि है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की क्या है विधि है, जिसके अंदर अपन किसको काम में लेते हैं प्लेटिनम और रोडियम को क्या लेते हैं काम में लेते हैं। ठीक है ना। ओस्टवाल्ड तन्नुता विधि के अंदर अपन पढ़ के आए हैं प्लेटिनम और रोडियम को काम में लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है। H2SO4 की संपर्क विधि, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये किसके निर्माण की विधि है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसमें वेनेडियम जो है वो डी ब्लॉक का क्या है तत्व है, डी ब्लॉक का क्या है तत्व है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण में निकल उत्प्रेरक को क्या लिया जाता है काम में लिया जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए।
ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुलक में पढ़ लिया होगा, पढ़ा है ना बहुलक में। हाँ, पॉलीथिन बनाने में जिगलर नाटा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। पढ़ा था क्या जिगलर नाटा उत्प्रेरक है? क्या होता है? एल्किल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये क्या कहलाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक, या फिर इसे कहते हैं तसिगलर नाटा उत्प्रेरक, तसिगलर नाटा उत्प्रेरक या जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस में क्या है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है, जो रेखीय पॉलीथीन बनाने में क्या आता है? काम में लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, जिसमें टाइटेनियम क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है, टाइटेनियम डी ब्लॉक का तत्व है। वाकर प्रक्रम, ये भी पढ़ा है आपने, है ना? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। एथीन से एल्डिहाइड का क्या करना? निर्माण करना, जिसके अंदर पैलेडियम डाइक्लोराइड को काम में लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, जो पीडी क्या है? डी ब्लॉक का क्या है? तत्व है। पीडी क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, वन लाइनर है, याद रखोगे आप सारे। ठीक है, सबसे पहले हैबर निर्माण में, हैबर विधि के अंदर कौन कौन से तत्व काम में लेते हैं? आयरन और मोलिब्डेनम। दूसरा आपने पढ़ा ओस्टवाल्ड तनुता विधि के अंदर प्लेटिनम और रोडियम, प्लेटिनम और रोडियम। H2SO4 की संपर्क विधि के अंदर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है रेखीय पॉलीथीन के अंदर जिगलर नाटा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस में टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। और फिर आपने पढ़ा वाकर प्रक्रम, वाकर प्रक्रम में पैलेडियम डाइक्लोराइड, यानी इसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा काम आएगा? पैलेडियम काम में आएगा। एक चीज और है, और वो है वनस्पति तेल से वनस्पति क्या बनाना? घी बनाने के लिए अपन डी ब्लॉक के कौन से तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं? निकल उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। ठीक है ना, उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इनका सतही क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। सतही क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है। और दूसरा कारण क्या है? इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, इस कारण अपन उत्प्रेरक के रूप में इनको काम में लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि क्या कारण है डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं? ठीक है, नंबर 1, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन बी, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ऑप्शन सी, केवल ए। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। क्लियर है? मिश्र धातुएं इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में हर एक हेडिंग आपको प्रश्न देने का काम करेगी। ठीक है ना, यहाँ से भी 2-3 बार प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, है ना? पूछा जाएगा कौन सा मिश्र धातु किस किस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती है बताओ? मिश्र धातुएं क्या होती है? समांगी मिश्रण होती है। क्या होती है? समांगी मिश्रण होती है। दो धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? भी मिश्र धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र धातुएं कहलाती है। समांगी मिश्रण होता है, जानते हो क्या होता है समांगी मिश्रण? समांगी मिश्रण एक होता है समांगी विलयन, एक होता है समांगी मिश्रण। चीनी और पानी, विलयन, यानी ऐसा मिश्रण जिसके अवयव को अपन भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जैसे जैसे विलयन की बात करें तो पानी और चीनी, क्या पानी को छान करके चीनी से अलग कर लोगे? नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, जैसे नमक और पानी, नमक और पानी को छान करके आप अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी आप कहीं पर भी ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद उठा लो,
सभी जगह समान अंग आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने क्या डाल रखा है, नमक, और प्लस में क्या डाल रखा है, पानी, और इसको मिलाकर के आपने इसका क्या कर दिया, विलयन तैयार कर दिया। ठीक है ना। अब चाहे आप उस विलयन की एक बूंद यहाँ से उठाओ, चाहे आप विलयन की एक बूंद यहाँ से उठाओ, दोनों बूंदों के अंदर इनकी परसेंटेज की मात्रा क्या होगी, समान होगी। आप पहचान नहीं सकते कि ये पानी अलग है और ये नमक अलग है, चीनी अलग है, नहीं पहचान सकते आप। क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो मिश्र धातु होती है, इसके अंदर जो भी आपका मिश्रित पदार्थ होगा उनको आप पहचान नहीं सकते कि ये तांबा अलग रखा है और ये जिंक अलग रखा है ना। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना। मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव प्रत्येक जगह समान मात्रा में होगा, उस प्रकार के मिश्रण को कहा जाता है समांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। अच्छा, ये मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी लगभग क्या होती है, समान त्रिज्या, समान त्रिज्या होती है, और समान त्रिज्या वाले जो परमाणु होते हैं वो मिश्र धातुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और दो परमाणुओं की त्रिज्या में लगभग 15% से कम का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अगर दो परमाणुओं की त्रिज्या में 15% से ज्यादा अंतर है तो वो फिर मिश्र धातु का निर्माण नहीं कर पाएगी। 15% से अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगी ये मिश्र धातुओं का निर्माण कर पाएगी। और ये लाइन जो है ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्रमुख शर्त बन जाती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिखी है तो इसका मतलब प्रमुख शर्त बन गई मिश्र धातु निर्माण की, क्या कि दो परमाणुओं की त्रिज्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 15% से कम होना चाहिए, तभी मिश्र धातुओं क्या हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्लियर है। ये याद रखना है आपको। पीतल, पीतल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रास। क्या कहा जाता है, ब्रास। और पीतल किस किस की मिश्र धातु है, तो याद रखना कॉपर प्लस में जिंक, कॉपर प्लस में जिंक की क्या है, मिश्र धातु है। कांसा, कांसा को कहा जाता है ब्रॉन्ज। क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन की क्या है, मिश्र धातु है। कॉपर और टिन की क्या है, मिश्र धातु है। पहला है पीतल, पीतल याद रखना किसकी मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। और कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। क्या कहते हैं, ब्रास। और कांसा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। इंग्लिश वाले शब्द दोनों के याद होने चाहिए, इंग्लिश में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ब्रास किस किस का मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक। और ये किसका है, कॉपर प्लस टिन का, कॉपर प्लस टिन का। ये है जर्मन सिल्वर। एक अच्छा प्रश्न पूछूं मैं आपसे, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 20% होती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तभी तो मैंने पूछा प्रश्न। नहीं है ना सिल्वर इसमें, हाँ सिल्वर 0% होता है इसमें, सिल्वर 0% होता है। क्लियर है, याद रखना। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0 होती है। तो फिर किस किस का मिश्रण होता है ये होता है जिंक, निकल और कॉपर। जिंक, निकल और कॉपर लिख लो, जहां पर ये लिखा है ना वहां लिखो इसके नीचे। इसमें सिल्वर की प्रतिशत मात्रा 0 होती है, इसमें सिल्वर की प्रतिशत मात्रा 0 होती है, इसमें सिल्वर की प्रतिशत मात्रा 0 होती है। लिखा। गन मेटल, गन मेटल देखा है क्या कभी, गन मेटल नहीं देखा, देखा तो है आपने, है? बारूद,
हैं? अरे खेत में रुखाड़ा को नहीं आएगी रह गई हैं? आपा तो बोला रांग, क्या बोला? रांद नहीं, रांग। कच्चो लोहे हो गया, कच्चो लोह। बिंगी गोलियां बना के बारूद में डालीजिए, अपने बंदूक में डालीजिए, ठीक है? रोज ने बजाने वास्ते, पशुओं ने बजाने वास्ते, ठीक है? गोली बना के बिंगी के करीजिए, बारूद के रूप में काम में लीजिए, अगर कहीं देखिए तो है, देखिए नहीं, ये होता है गन मेटल, ठीक है? और गन मेटल किस किस का मिश्र धातु होता है? टीन, कॉपर और जिंक। टीन, कॉपर और जिंक। हाँ हाँ, कॉपर सभी में, कॉपर सभी में आ रहा है ना। सोल्डर, ये जाना है, जानते हो? हैं? सोल्डर जानते हो ना? अरे बैटरी खराब होगी, कदी रेडियो को तार टूट गयो, मिस्त्री कन लेके गया, एक सिल्वर को इतो पतलो सो तार आवे, बी तार ने काबियों गरम करके टांग को लगाई तार गए, वो क्या है? सोल्डर। क्या चीज बा? सोल्डर हुआ। नहीं समझ आया था? तो बैटरी है रूम पर, बैटरी है रूम पर, कौन ही दिन खराब करियो, मिस्त्री कन जाइयो, ठीक है? काबियो तो जानो सारा, इलो डिपार्टमेंट काबियो कौन जाना है? जानो? काबियो जानो के चीज है काबियो? बस वही चीज है, सिल्वर को पतलो तार में, ठीक है? बिन काबिये के ऊपर गर्म काबिया पर रखा पा, तो छोटी सी के बन जाएगी? लिक्विड गोली बन जाएगी, ठीक है? और बा गोली काबियों में पकड़ी गठे लगानी है, हाँ, तार ने जोड़ना है, मतलब क्लियर है? हाँ। तो इस सोल्डर का उपयोग किया जाता है, सोल्डर का उपयोग किया जाता है वायर को जोड़ने के लिए, वायर को जोड़ने के लिए, ठीक है ना? इलेक्ट्रीशियन जो मिस्त्री होता है वो काम में लेता है, और ये बना होता है लेड प्लस टीन का, लेड प्लस टीन का बना होता है। और स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, और क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन इसमें इसलिए डाला जाता है कि स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करे। क्या प्रदान करे? कठोरता प्रदान करे। ये है आपके मिश्र धातु। एग्जाम में कोई एक मिश्र धातु इनमें से पूछा जाएगा, किस किस की मिश्र धातु होती है। हाँ? काव्या क्या होता है? हैं? मेरे साथ चलना, मैं दिखा के लेके आऊंगा काव्या है। नहीं, मैं अभी मेरे पास बाइक है, आप चलना, दुकान पे दिखा के लेके आऊंगा काव्या के साथ। अरे दुकान पे जाना, और कहीं नहीं जाना, दुकान पे जाना है, ठीक है? हैं? हाँ मैं दिखाऊंगा, तो फिर वहीं दिखाऊंगा ना, अब मैं कैसे दिखाऊंगा यार आपको यहाँ पर, ठीक है? मेरे पास उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका है, वो रखा दिया, वो देख। और शोल्डर भी होगा इसमें साथ में, तो भाई रियल में तो दुकान पर जाके देखना पड़ो, मेरे साथ चाली, ठीक है? अब शब्दा में व्यक्त करना आ रही हूं मैं। चलो रिपीट करते हैं, दोबारा देखना। स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्र धातु होता है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, ठीक है? फिर है सोल्डर, लेड और टिन का, लेड और टिन का। गन मेटल, टिन, कॉपर और जिंक का। गन मेटल, टिन, कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर, जिंक, निकल और कॉपर का। और कांसा, कांसा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। पीतल जो है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। बातें नहीं। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था मैंने पहले ही बताया, ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ना रे बात ना करो, बहुत होगी, देख लियो काबियो।
जिसका मुख्य कारण क्या है, 3D तथा 4s ऊर्जा में क्या लगभग समानता। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इनकी 3D और 4s की ऊर्जाएं क्या होती है, लगभग समान होती है, इसलिए ये परिवर्तनशील क्या दिखाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। ये है कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी। और आपको याद हो या ना हो, 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे स्केडियम, स्केडियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है स्केडियम का किसी को, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्केडियम आता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। इसका मतलब है 3D 1 और 4s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, तो 2 और 1 कितनी होगी, 3, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। +3 क्लियर है। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, +3 और +4, यानी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, +2 +3 और +4, +2 +3 +4। ठीक है। वेनेडियम जो है वो +2 प्रदर्शित करता है, +3 प्रदर्शित करता है, +4 प्रदर्शित करता है और +5 प्रदर्शित करता है। अब देखो इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे प्रदर्शित की जाती है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। तो इसका 3D2 और 4s2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। एक इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागेगा तो 2 और 1 3 ऑक्सीकरण अवस्था। 2 ये त्याग दे, 2 ये त्याग दे, तो कितनी बन गई, 4 ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था। जबकि स्केडियम केवल 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +3। ठीक है ना। क्रोमियम करता है वो +2 +3 +4 +5 +6, यानी ये +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मैग्नीज जो है वो +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 +6 +7। ठीक है। 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है मैग्नीज। कौन सा है, मैग्नीज। 3D श्रेणी के अंदर सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था या सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, मैग्नीज। कितनी, +7। मैग्नीज कितनी, +7। क्लियर है। फिर है आयरन, आयरन +2 +3 +4 +5 करता नहीं है, +6 और +7 नहीं करता। ठीक है। आयरन कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता, +5 +7 और +1, +1 +2 सॉरी +5 और +7। ठीक है। हाँ, एक तो सब कोई नहीं करेगा प्रदर्शित। ठीक है, एक जगह आएगी कौन, कॉपर। कोबाल्ट जो है वो +2 प्रदर्शित करेगा, +3 प्रदर्शित करेगा, +4 और निकल +2 +3। कॉपर जो है वो +1 और +2 और जिंक +2। ठीक है। 3D श्रेणी के अंदर एकमात्र तत्व जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कॉपर। 3D श्रेणी के अंदर एकमात्र तत्व जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कौन करता है, कॉपर करता है। ठीक है। जिंक कितनी करेगा, +2। ठीक है ना। और स्केडियम करेगा +3। ठीक है, कर दोगे याद। हाँ, जिंक तथा स्केडियम को छोड़कर अन्य सभी 3D के 3D श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 3D श्रेणी में कॉपर एकमात्र तत्व है जो क्या दर्शाता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। चले आगे।
3D श्रेणी में मैग्नीज सर्वाधिक +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? ऑस्मियम की है। वो कितनी है? +8। डी ब्लॉक के अंदर सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम प्रदर्शित करता है। कितनी करता है? +8 करता है। कितनी? +8 करता है। ठीक है ना? हाँ। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ में होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था मतलब जैसे जैसे हमने लिखा मैग्नीज, मैग्नीज कितनी अधिकतम? +7। ये +7 दो ही तत्वों के साथ में क्या होगी? स्थायी हो सकती है। किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ में और किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अच्छी बात है, याद रखना है। डी ब्लॉक के तत्वों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में कौन से यौगिक बनते हैं? आयनिक यौगिक बनते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कौन से यौगिक बनते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। ठीक है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। फिर भी मैं बता दूं आपको, हमें यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो सत्य और असत्य कथन में पूछा जा सकता है। बाकी हमारे लेवल में जो प्रश्न बनेगा वो हम पढ़ के आ चुके हैं। एक तो कौन सा? रंगीन और रंगहीन। चुंबकीय में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। क्लियर है बात? ये आप जरूर याद रखोगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है? अपवाद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद। 3 प्रश्न तो आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए। डी ब्लॉक में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं घूम फिर के यही तीनों जगह से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ये तीनों तो आपको अंगुलियों पर याद होने चाहिए। बाकी अगर बिल्कुल किस्मत खराब है और एक आधा प्रश्न घुमा फिरा करके कथनों में पूछ लिया जाए तो फिर आपको ये कथन भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि मध्य ऑक्सीकरण अवस्था में ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दे दिया हमने, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ये डाई मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड है, और ये डाई मैग्नीज, इसको क्या बोलते हैं? सात को हेप्ट। सात को क्या बोलते हैं? हेप्ट, है ना? हेप्टा ऑक्साइड है। आप ध्यान रहिए, रखना है आपको। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बताओ मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है? यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है? फॉर्मूला बनाना सीखा है ना हमने? फॉर्मूला बनाना सीखा है ना परमाणु संरचना में? सीखा है? हाँ, तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण अंक पहचान सकते हो आप? +1, +2, +2, 1 होगा। इधर देखो ध्यान से, मैग्नीज यहाँ पर है +2 के रूप में और ऑक्सीजन है यहाँ पर -2 के रूप में। +2 -2 कटेंगे तभी तो फॉर्मूला बनेगा MnO। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है? +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है? -2। समझ में आ गई बात? तभी बोला था उस टाइम याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूले से आप ऑक्सीकरण अंक बता सकते हो। यहाँ पर Mn2O3 है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है? +3 है। क्या है? +3। ऑक्सीजन का कितना है? -2। अब देखो इधर, मैग्नीज जो है वो +2 में है और ऑक्सीजन है वो क्या है? मैग्नीज +3 के अंदर, ऑक्सीजन किस में है? -2 में। अब ये कटेगा तो नहीं? +3 -2 नहीं कट रहा, तो इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखा जाता है, इसका ऑक्सीकरण इसके नीचे लिखा जाता है। तो बनेगा फॉर्मूला क्या? Mn2 और क्या बनेगा? O3। Mn2O3 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का -2 है और मैग्नीज का क्या है? +।
+7। अब ये +7 जो ऑक्सीकरण अंक है ये उच्च ऑक्सीकरण अंक है मैग्नीज का, है या नहीं। और मैग्नीज का जब उच्च ऑक्सीकरण अंक है तो याद रखना वो कौन सी प्रकृति का होगा, वो कौन सी प्रकृति का होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका मतलब ये वाला यौगिक जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, ये वाला यौगिक क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पर +2 निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है जो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। और यहाँ पर +3 बीच मध्यवर्ती क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो वो कौन सी प्रकृति का है, उभयधर्मी प्रकृति का है, उभयधर्मी प्रकृति का है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये आयनिक यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो वो हो सकता है सहसंयोजक हो, नहीं हो सकता, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है ना वो सहसंयोजक है। और ये क्या है, आयनिक है, मध्य वाले नहीं। यौगिक दो ही होते हैं, एक सहसंयोजक और एक आयनिक, ठीक है। जलीय विलयन में D3 का स्थायित्व D5 की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। D3 का स्थायित्व क्या होता है, D5 की तुलना में ज्यादा होता है। क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3। और मैग्नीज की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +7, +2 और +7 है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में मैग्नीज की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो +2 और +7 है, +2 और +7 है। क्रोमियम की कितनी है, +3 है। टोटल 40 क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं ना डी ब्लॉक में 40 तत्व, जिनमें से 11 तत्व किस प्रकृति के होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं। यानी इनकी किसकी बात चल रही है, गलनांक की बात चल रही है, ठीक है ना। मुलायम होगा तभी गलनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 3D श्रेणी में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, क्रोमियम का। सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, 4D श्रेणी में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, और 5D श्रेणी में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तीनों की तुलना की जाए तो सर्वाधिक गलनांक किसका है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। और तीनों में कम किसका है, क्रोमियम का। क्रोमियम का गलनांक कम है किसकी तुलना में, मोलिब्डेनम की। और मोलिब्डेनम का गलनांक कम है किसकी तुलना में, टंगस्टन की तुलना में। किसकी तुलना में, टंगस्टन की तुलना में। घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व होता है इरिडियम का, किसकी तुलना में, ऑस्मियम का। आवर्त सारणी में सर्वाधिक घनत्व वाला यौगिक तत्व कौन सा है, ऑस्मियम। कौन सा है, ऑस्मियम। एनसीईआरटी किसको मानती है, इरिडियम को मानती है। किसको मानती है, इरिडियम को मानती है, ठीक है ना। पढ़े हमने, आपने भी खूब सारा पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। आता कौन है, ऑस्मियम, लेकिन ज्यादा होता किसका है, इरिडियम का। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, ये याद रखोगे आप। 3D 4D 5D श्रेणी के ऑक्साइडों का स्थायित्व का क्रम याद रखना है। 5D श्रेणी के ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होते हैं किसकी तुलना में, 4D की तुलना में। और 4D की जो ऑक्साइड है वो और ज्यादा स्थायी होते हैं किसकी तुलना में, 3D की तुलना में। सबसे ज्यादा स्थायी 5D श्रेणी के ऑक्साइड होते हैं और सबसे कम स्थायी याद रखना है 3D, ठीक है ना। 3D श्रेणी के ऑक्साइड, जैसे 3D श्रेणी में कोई एक ऑक्साइड बना सकते हो आप। 3D श्रेणी का सदस्य कौन है, क्रोमियम। कौन है, क्रोमियम, है ना। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +2। और ये देखो इधर, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +2 करें तो क्रोमियम का ऑक्साइड बन जाएगा CrO। 3D श्रेणी है। 4D श्रेणी का कोई एक सदस्य बता सकता है जो आपको याद है, मोलिब्डेनम। 4D श्रेणी के अंदर मोलिब्डेनम MO, और MO की ऑक्सीकरण अवस्था मान लेते हैं अपन 2। इसका भी अपनी एक ऑक्साइड बना दिया, क्या, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, ठीक है ना। और 5D श्रेणी में टंगस्टन, ठीक है। 5D श्रेणी में क्या बना दिया हमने, टंगस्टन। और टंगस्टन की जो ऑक्सीकरण अवस्था
मान के चले अपन टंगस्टन, टंगस्टन W, और W को बना देते हैं अपन क्या, W +1 +2 +3, चलो इसकी भी अपन 2 मान लेते हैं, क्या बना देते हैं अपन, WO बना देते हैं। ये बन गए 3 ऑक्साइड हमारे पास में, एक 4D श्रेणी का, सॉरी एक 3D श्रेणी का, एक 4D श्रेणी का और एक 5D श्रेणी का। इनमें ज्यादा स्थायित्व किसका है, 5D श्रेणी का। टंगस्टन का ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा, सबसे कम स्थायी होगा किसका, क्रोमियम का ऑक्साइड। मेरे कहने का, समझाने का मतलब ये था, ठीक है। याद रखोगे आप 3D श्रेणी और 4D श्रेणी और 5D श्रेणी में स्थायित्व ऑक्साइड का 5D श्रेणी का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 ली गई है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी ली गई है, +3 ली गई है। ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी ली गई है, 3 ली गई है। 2 से भी अपन ऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है ना। +3 ये है हमारे पास में +3 और ये हमारे पास में +3, तो ये टंगस्टन का ऑक्साइड 5D श्रेणी का है और ये 4D श्रेणी का है और ये किसका है, 3D श्रेणी का है। तो तीनों में स्थायित्व ज्यादा किसका है, WO3 5D श्रेणी का स्थायित्व ज्यादा है। क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड अस्थायी होने के कारण प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। प्रबल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसको कहते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो पोटेशियम और क्रोमियम का क्या है, यौगिक है। पोटेशियम और क्रोमियम का क्या है, यौगिक है। क्रोमियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है और डाइक्रोमेट जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। याद रखोगे ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। हाँ, और ये है क्षारीय प्रकृति का, ये है उभयधर्मी प्रकृति का और ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में भी इसको आप पढ़ के आते हो, पशुओं के लिए अपन काम में लेते हैं, खुर धोने के काम में लेते हैं, इसको लेते हैं ना। हाँ, डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल बनाने की क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक क्या होता है, इनका छोटा आकार होता है, इन पर उच्च क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है और डी कक्षकों की इनके पास में क्या होती है, उपलब्धता होती है। इसलिए ये जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जटिल यौगिकों का या संकुल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा ब्लॉक, F